अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। रिवैल्यूएशन मॉडल, रिवैल्यूएशन मॉडल में ना जो इसका ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव ये है इसका कि जब साल एंड हो तो एसेट की नेट बुक वैल्यू उसकी फेयर वैल्यू के तकरीबन बराबर बराबर ही हो। यानी IAS 16 ने ना रिवैल्यूएशन मॉडल की इजाजत देके ये इंश्योर किया है। जी क्या हुआ? ऑन नहीं हो, स्क्रीन ऑन नहीं है, फिर मुंह से बोलना यार, क्या मसला है? रेहान देखना था क्या मसला? हो गया ऑन? मसाल हो गया? जी बेटा हो गया वो ऑन कि नहीं? ठीक है। अच्छा, एसओएफपी में एसेट्स, एसओएफपी में एसेट्स का टोटल, हाँ कॉस्ट में कह दिया था, एक एक क्लास में एक करके कहता हूँ, माजरत। ये अभी जो अक्टूबर का महीना होता है ना, मैंने पहले भी शायद किसी क्लास में कहा था, ये मेरे सीफैप के ख़त्म होने का ओवरलैपिंग का महीना होता है। तो इसमें ना मेरे लिए बहुत टफ स्केड्यूल होने की वजह से कोई 4-5 छुट्टियां मैं करता ही करता हूँ इस महीने में, वरना मैं बुरा आदमी नहीं हूँ। तो वो ख़त्म हो गया सीफैप, कल एक ख़त्म हो गया, कल दूसरा ख़त्म कर दूंगा। तो अब इंशाल्लाह छुट्टी नहीं होगी, संडे की भी नहीं होगी। है हफ्ते वाली कौन सी? वो देखूंगा क्योंकि MFA भी है तो देखता हूँ। अच्छा कल तो नहीं है, उसके बाद अगले वीक से देखता हूँ कि मैं किस दिन आपकी एक्स्ट्रा क्लास कर सकता हूँ। और ये जिन बच्चों को एक्स्ट्रा क्लास से मौत पड़ती हो, ये एक्स्ट्रा क्लास इस वजह से नहीं है जो मैंने 5 छुट्टियां की। मैं ना भी करता तो भी मैंने काफी सारी एक्स्ट्रा क्लास कर दी थी, क्योंकि मैंने IAS 16 बहुत स्लो पेस में चलाया, बहुत स्लो पेस में चलाया, इसलिए कि आप सब चल फिर के साथ जुड़ जाएं। शायद जुड़ ही रहे हैं आस्ता आस्ता। सुनाता हूँ। तो इसलिए एक्स्ट्रा क्लासेस मैंने करनी है। अभी एक बार ये MFA मेरा परसों बैच शुरू हो जाए, फिर मैं देखता हूँ कि किस क्लास को किस टाइम पे क्या एक्स्ट्रा रखना। लेकिन अगले वीक में इंशाल्लाह कुछ ना कुछ शक्ल निकाल दूंगा। रिवैल्यूएशन मॉडल IAS 16 ने अगर अलाउ किया ना बिजनेस को, तो इसका मकसद बस ये था कि एसओएफपी में एसेट्स का टोटल ज्यादा होना अच्छी बात है बिजनेस के लिए, या थोड़े से होना अच्छी बात है बिजनेस की, एक हेल्दी बिजनेस जानने के लिए। जितने ज्यादा एसेट्स होंगे, बैलेंस शीट का टोटल जितना ज्यादा होगा, बिजनेस उतना ही फाइनेंशियली वेल्दी है। अब एक बिजनेस ने आज से 100 साल पहले एक काम शुरू किया था, और वो दादा परदादा ने शुरू किया था। तब बहुत सारा एरिया खरीदा था 25 रुपए का, बहुत सारी जमीन। तो आज भी बैलेंस शीट में वो 25 रुपए आ रही है लैंड। तो क्यों 25 रुपए आ रही है? क्योंकि कॉस्ट ही 25 थी, लेकिन अब तो उसकी बिलियंस की वर्थ होगी। तो इस वजह से ना IAS 16 के अंदर रिवैल्यूएशन मॉडल सब्सिक्वेंट मेजरमेंट का एक तरीका है कि अगर बिजनेसेस चाहें तो वो एसेट्स को हर साल अपडेट कर सकते हैं, और अपडेट करके उस वक्त की नई मार्केट वैल्यू पे ला सकते हैं। आपके लेवल पे फेयर वैल्यू का मतलब मार्केट वैल्यू है, वरना ये ज्यादा बड़ी बात है, लेकिन आपके लेवल पे मार्केट वैल्यू कह सकते हैं। छोटे छोटे से हैं आप लोग, तो आपके लेवल पे मार्केट वैल्यू चलेगा। तो रिवैल्यूएशन मॉडल का ऑब्जेक्टिव ये है कि जब एसएफपी बनाने लगे तो बिजनेस ये इंश्योर कर ले कि एसेट फेयर वैल्यू पे ही तकरीबन आ रहा हो, और अगर नहीं आ रहा तो कुछ ना कुछ डेबिट क्रेडिट कर ले।
फेयर वैल्यू तक इसको अपडेट करके पहुंचा दे। रीवैल्यू करना कहते हैं इसको, एसेट को एसेट रीवैल्यू कर लिया। अच्छा, अपने अल्फाज में इसके बारे में बात लिख लीजिएगा कि वैसे तो जनरली ये साल के एंड पे होती है रिवैल्यूएशन, लेकिन क्वेश्चन के अंदर ईयर एंड की भी कोई डेट हो सकती है, कोई ईयर स्टार्ट भी हो सकता है और कोई ड्यूरिंग द ईयर भी हो सकता है। दोबारा, असल में जो रिवैल्यूएशन है ना वो नॉर्मली साल के एंड पे होती है, लेकिन सवाल में आपसे कोई ईयर एंड की डेट, कोई ईयर स्टार्ट की डेट या ड्यूरिंग द ईयर की भी कोई डेट टेस्ट हो सकती है। जनरली रिवैल्यूएशन साल के एंड पे ही होती है, लेकिन एग्जाम क्वेश्चन में किसी भी डेट हो सकती है। अच्छा, ये बात अभी सवाल के साथ समझा देता हूं, लेकिन लिख अभी लें कि आफ्टर रिवैल्यूएशन अच्छा, जब एसेट रीवैल्यू हो जाएगा यानी इसकी वैल्यू चेंज कर देंगे तो डेप्रिसिएशन भी चेंज होगी या जो पहले होती थी वही रहेगी? क्यों चेंज हो जाएगी? क्योंकि एसेट की अमाउंट बदल जाएगी। तो पहले भी जो काम कर रहे थे ना कॉन्सेप्चुअली, अब भी वैसे ही होगा कि अब जब दोबारा डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगी तो नई अमाउंट ओवर रिमेनिंग लाइफ, तो डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ करेगी इज चार्ज्ड ऑन रीवैल्यूड अमाउंट ओवर रिमेनिंग लाइफ। रीवैल्यूएशन के बाद जब भी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगी वो पुरानी वाली डेप्रिसिएशन अब नहीं रहेगी, तो रीवैल्यूड अमाउंट के ऊपर रिमेनिंग लाइफ पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगी। जी जी, डिवाइस डेप्रिसिएशन है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में फर्क पड़ेगा? क्या मतलब फर्क पड़ेगा? हाँ, क्यों पढ़ना चाहिए है? क्यों पढ़ना चाहिए? लेकिन वो तो जो पुरानी है वो तो पुरानी है, एक्यूमुलेटेड तो ये है जो पुरानी है। पहले पढ़ा हुआ है रिवैल्यूएशन, पक्की बात। अब जब एसेट रीवैल्यू होगा तो कुछ ना कुछ डेबिट क्रेडिट होगा, तो उस डेबिट क्रेडिट की एंट्रीज क्या होंगी? रीवैल्यूएशन की अकाउंटिंग। रीवैल्यूएशन की अकाउंटिंग ये हो कब रही होगी? जब एसेट रीवैल्यू हो रहा होगा। जब रीवैल्यू हो रहा होगा तब ये अकाउंटिंग होनी है। जो तरीका बताने लगा ना अकाउंटिंग का, इस तरीके को कुछ किताबों में और इस आईएएस में नहीं, वैसे कुछ किताबों में और एग्जाम क्वेश्चन में भी नाम दिया गया हुआ है नेट रिप्लेसमेंट वैल्यू मेथड। यानी अगर सवाल में पूछा जाता है कि नेट रिप्लेसमेंट वैल्यू मेथड से एंट्रीज कर दें तो वही है जो सिखाने लगा। यानी जो रिवैल्यूएशन की अकाउंटिंग है उसी को ये भी नाम कहीं दिया ही गया है किताबों में, और आईकेप के क्वेश्चन में भी ये नाम दिया हुआ है। तो दो एंट्रीज होंगी। एक एंट्री होगी, इसको कहते हैं एलिमिनेशन ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एलिमिनेशन ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ये कब हो रही है एंट्रीज? जब रिवैल्यूएशन हो रही है। दो एंट्रीज होंगी, एक एंट्री होगी इसको कहते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को एलिमिनेट करना, और इसमें किया यह जाता है कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और एसेट क्रेडिट, यानी जो एसेट रीवैल्यू हो रहा है एक्यूमुलेटेड डेबिट एसेट क्रेडिट, और इस एंट्री की अमाउंट क्या होगी? अच्छा, मैं अगर ब्रैकेट में यहां लिख रहा हूं तो ये बात समझ आएगी कि मैं ये बताना चाह रहा हूं कि इसकी अमाउंट क्या है। तो इस एंट्री की अमाउंट होगी बैलेंस इन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फॉर दैट एसेट एट द टाइम ऑफ
रीवैल्यूएशन, यानी जिस वक्त रीवैल्यूएशन हो रही है, जिस दिन, उस दिन तक जितनी इस एसेट की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ रही है उससे ही एंट्री होगी। इलिमिनेट, यानी जितनी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ रही है वो खत्म हो जाएगी, इलिमिनेट हो जाएगी, तो उससे ही एंट्री होगी। और दूसरी एंट्री होती है, उसको एसेट को रीवैल्यू करना कहते हैं। ये मैं को 12-15 लाइनों में लिखूंगा, तो ये 12-15 लाइनें छोड़ दें, एक सवाल कराता हूं, उसमें समझाने के बाद ये 12-15 लाइनें भर दूंगा। तो रीवैल्यूएशन की अकाउंटिंग में होती हैं ये दो एंट्रीज, एक एक्यूमुलेटेड को एलिमिनेट करना और दूसरा एसेट को रीवैल्यू करना। अब एसेट को रीवैल्यू करना कैसे है, इसका क्या डेबिट क्रेडिट होगा, ये आपको एक सवाल से सिखाता हूं। तो सवाल सिखाने के बाद ये एंट्रीज की जगह भर दूंगा जी। वो तो बुक्स में से एसेट निकाल रहे होते हैं ना, तो एक्यूमुलेटेड भी निकाल रहे होते हैं, इसमें एसेट नहीं बुक्स में से निकल रहा, लेकिन बस रीवैल्यूएशन का एक प्रोसीजर है कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को एलिमिनेट और फिर एसेट को रीवैल्यू। ये भी एक सवाल के साथ बताता हूं कि ये क्या हो रहा होगा। वैसे टॉस जीत के पहली बैटिंग क्यों दी होगी, क्या मसला था इसके पीछे? पिच का क्या था, बारिश का चांस था? 400 तक 380s में है। इसकी एंट्रीज ना आपको जो भी नोट्स लिखवा के दे रहा हूं वो समझा के बताऊंगा, इसलिए अभी जगह खाली छोड़ दी। पहले एक सवाल से समझा दूं, को 12-15 लाइनें लगेंगी, कुछ सवाल से समझा के फिर वो जगह भर दूंगा। एक सवाल कराता हूं, उससे पहले ना एक दो इनफैक्ट नाम याद रख लें, इनको हमने पढ़ना है, लेकिन अभी इस चैप्टर के लिए बस ये ऐसे नाम याद रख लेना। कंपनी की जो इक्विटी होती है ना, इसके ऊपर भी एक चैप्टर है पूरा, यानी इस पे एक चैप्टर है जिसमें से 7-8 नंबर का सवाल आ जाता है। ये तब पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी इस चैप्टर के लिए इतना बता देता हूं कि कंपनी की इक्विटी में, सोल ट्रेडर की इक्विटी ग्रुप में कौन कौन से अकाउंट होते हैं? सोल ट्रेडर, कैपिटल और ड्राइंग्स। कंपनी की इक्विटी में ना काफी सारी चीजें होती हैं, इनमें से एक होती है रिटेन्ड अर्निंग्स। ये पढ़ा है नहीं? कहां पढ़ा है अभी? अच्छा, क्या होता है फिर ये? आईटीबी में इसका क्या काम है? अच्छा, रिटेन अर्निंग में ना हर साल नेट प्रॉफिट जो बिजनेस कमा रहा होता है वो इसमें ऐड हो रहा होता है, और जो ओनर्स को बांटा जा रहा होता है जिसको डिविडेंड कहते हैं वो इसमें से माइनस होता जा रहा होता है। ये सब पढ़ाना है मैंने चेंजेस इन इक्विटी में। अभी बस ये दो नाम याद कराने थे, एक रिटेन अर्निंग है और एक इक्विटी ग्रुप का ही एक अकाउंट होता है, उसको कहते हैं रीवैल्यूएशन सरप्लस। ये पढ़ा होगा? नहीं, रीवैल्यूएशन सरप्लस। तो कंपनी की इक्विटी में काफी सारी आइटम्स होती हैं, जिनमें से दो नाम अभी बता रहा हूं जो चैप्टर में काम आएंगे, एक रिटेन अर्निंग्स और एक रीवैल्यूएशन सरप्लस। ये दोनों कंपनी की इक्विटी ग्रुप का हिस्सा है। रिटेन अर्निंग्स हर साल का नेट प्रॉफिट इसमें ऐड हो रहा होता है, और जो कंपनी के ओनर्स को बांटा जा रहा होता है डिविडेंड, वो लेस होता जाता है। और रीवैल्यूएशन सरप्लस होता है कुछ, सवाल में बताता हूं। है ये दोनों कंपनी की इक्विटी ग्रुप के। अब लिखें सवाल। कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग, कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग
960,000, 960, 9,60,000. Date of purchase, date of purchase 1st January 16, 1st January 2016. यूजफुल लाइफ 12 साल, 12 years. अच्छा, IS 16 में ना कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हैं और आप लोग अभी नन्हे नन्हे बच्चे PRC से आए होते हैं, इसलिए मैं IS 16 बहुत स्लो पेस से चलाता हूँ, इतना टाइम आगे नहीं लगेगा किसी में। और जो इसके बाद चैप्टर पढ़ाने हैं 4, उन 4 को पढ़ाने के बाद ना हम IS 16 पे वापस आएंगे नहीं, 5 को कंबाइंड सवालों की प्रैक्टिस करानी। और जो रिपीटर हैं अब आए हैं और मुझसे नहीं पहले पढ़े हुए, डिस्क्लोजर्स मैं अभी नहीं कराता, मैं वो 4 IS पढ़ाने के बाद डिस्क्लोजर्स कराता हूँ। क्या लिखा जी? यूजफुल लाइफ 12 साल, स्ट्रेट लाइन मेथड है। बिल्डिंग वॉज रीवैल्यूड एज फॉलोज, बिल्डिंग वॉज रीवैल्यूड एज फॉलोज। डेट बताऊंगा और फेयर वैल्यू बताऊंगा। 31 दिसंबर 17, 31 दिसंबर 17, फेयर वैल्यू है 900,000, 9 लाख। 31 दिसंबर 18, 31 दिसंबर 2018, 630,000। 31 दिसंबर 2018 बताइए दूसरी, और उसकी फेयर वैल्यू बताई है 630, 6,30,000। फिर लिखें 1 जनवरी 21, 1 जनवरी 21, इसकी फेयर वैल्यू है 455, 455,000, 455,000। और अगली डेट है 1 जनवरी 22, 1 जनवरी 22, 612,000, 6,12,000, 612,000। अच्छा, अब जो लाइन लिखा रहा हूं इसका मतलब आपको मंडे की क्लास में आएगा समझ। लिख ले सवाल में बस, लेकिन उसका मतलब अभी नहीं समझा रहा। लाइन ये लिख लें कि कंपनी डज नॉट ट्रांसफर, कंपनी डज नॉट ट्रांसफर। ये लाइन अभी नहीं समझ आएगी, ये मंडे की क्लास के बाद। कंपनी डज नॉट ट्रांसफर इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन, कंपनी डज नॉट ट्रांसफर इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन फ्रॉम सरप्लस टू रिटेन अर्निंग्स, फ्रॉम सरप्लस टू रिटेन अर्निंग्स। रिक्वायर्ड है मुझसे जर्नल एंट्रीज 1 जनवरी 16 से 1 जनवरी 21 तक, 22 तक, 1 जनवरी 16 से 1 जनवरी 22 तक की एंट्रीज रिक्वायर्ड है मुझसे। फर्स्ट जनवरी 22। अच्छा, इस सवाल में ना मैं इंटेंशनली वर्किंग सब ज़बानी बोलूंगा। एक तो ये कि अभी सवाल में मेरा पर्पस है सिर्फ डेबिट क्रेडिट समझाना, और दूसरा कि आपको इन ज़बानी कैलकुलेशंस में कोई मुश्किल लगेगी तो ही फिर आपको जब इसकी वर्किंग बताऊंगा तो फायदा लगेगा ना, वरना तो नाकदरी हो जाएगी वर्किंग की। तो मैं अभी इस सवाल में इंटेंशनली कैलकुलेशन ज़बानी करूंगा, फिर अगली क्लास में ना एक टेबुलर वर्किंग बता दूंगा तो उससे हेल्प होगी। अभी फिलहाल मैं ज़बानी कैलकुलेशन करूंगा, एंट्रीज लिख रहा हूं लेकिन कैलकुलेशन ज़बानी बताऊंगा। 1 जनवरी 16 बिल्डिंग खरीदी, बिल्डिंग डेबिट कैश क्रेडिट, कितने की खरीदी? 960। नरेशन सवाल में रिक्वायर्ड होती नहीं है, लेकिन यह कि अगर मना नहीं की हुई तो आई रिकमेंड के लिखनी चाहिए।
फायदा होता है उससे। फायदा सिर्फ ये होता है कि एंट्रीज कौन कौन सी कर ली हैं उस पर जरा कंट्रोल बेहतर हो जाता है। फिर इसके बाद साल एंड होगा, अकाउंटिंग ईयर एंड होगा, तो डेप्शन चार्ज होगी 31 दिसंबर 16, डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्शन क्रेडिट। कितनी लाइफ है? तो 960 डिवाइडेड बाय 12 जी 80,000। फिर उसके बाद रिवैल्यूएशन कब हो रही है? 31 दिसंबर 17। और रिवैल्यूएशन के टाइम पे पहली एंट्री बताई है एक्यूमुलेटेड को एलिमिनेट करना, वो भी कब की? एक्यूमुलेटेड रिवैल्यूएशन। तो इसका मतलब रिवैल्यूएशन तक डेप्रिसिएशन होनी है पहले चार्ज, तो एक साल और गुजर जाएगा। डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, और ये हो गई डेप्रिसिएशन 2017 की 80,000। यहां तक कौन सा फिर रिवैल्यूएशन की एंट्री करता हूं? यहां तक रिवैल्यूएशन के टाइम पे दो एंट्रीज होंगी। एक काम होगा एक्यूमुलेटेड को एलिमिनेट करना, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और बिल्डिंग क्रेडिट। हाँ जी, हो गया 400। मैं इधर पढ़ा रहा हूँ, मैं देखें 388। नहीं सर, हम बताते हैं 388। कितने से होगी एंट्री? जिस वक्त रिवैल्यूएशन हो रही है उस वक्त एक्यूमुलेटेड में 160 आ गया हुआ है, तो एक्यूमुलेटेड डेबिट और बिल्डिंग क्रेडिट। बिल्डिंग को रीवैल्यू करने का मतलब है कि बिल्डिंग पेंट दोबारा करा लें। फिजिकल चेंज नहीं आ रहा है एसेट में, बस बुक्स में जो कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड हुआ करती थी पहले, उसको हमने रीवैल्यू करके फेयर वैल्यू तक लाना है। तो इस अकाउंटिंग करने का जो प्रोसीजर है ना, उसका एक काम यह है कि एक्यूमुलेटेड को पहले खत्म कर दें, और उसको भी खत्म करने की कोई बहुत ऐसी जरूरी लॉजिक नहीं है कि लाजमी खत्म ही करना था। बस ऐसी समझ लें कि जब घर पेंट कराना है तो पुरानी चीजें उतार के, दीवार से उतार के, फिर नए सिरे से सब पेंट हो रहा है। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को रीवैल्यूएशन के टाइम पे खत्म करना बस जस्ट एक प्रोसीजरल स्टेप है। इस एंट्री के बाद एक्यूमुलेटेड में कितना बैलेंस रह गया? 0। और बिल्डिंग अकाउंट में कितना बैलेंस आ गया? 810, क्योंकि पहले 960 बिल्डिंग डेबिट हुई थी, फिर क्रेडिट हुई है 160, तो बिल्डिंग अकाउंट में कितना बैलेंस आ गया? 810। एक्यूमुलेटेड हो गई 0, बिल्डिंग में 810 आ गया। अब करना है इसको रीवैल्यू करके कहां तक पहुंचाना है? कितनी है फेयर वैल्यू? तो बिल्डिंग को फेयर वैल्यू पे अपडेट करना है, यानी बिल्डिंग को 900 तक पहुंचाना है। तो बिल्डिंग को मजीद, हाँ 810 क्यों था? 960 से बिल्डिंग डेबिट हुई थी, फिर 160 से क्रेडिट हुई थी, तो 800,000 बिल्डिंग अकाउंट में बैलेंस आ रहा है। अब उसको 800 से 900 तक पहुंचाना है, तो बिल्डिंग को और बढ़ाना है, कम करना है? बढ़ाना है। और 800,000 से 900 तक पहुंचाना है, तो कितना फर्क है दोनों में? अरे इतनी जल्दी कैसे कर लिया, शाबाश, जबरदस्त। तो बिल्डिंग को 1 लाख से बढ़ा देंगे, यानी मजीद डेबिट कर देंगे। क्या बिल्डिंग बेच ली? बिल्डिंग बढ़ गई, एक फ्लोर एक दिन देखा तो बढ़ गया हुआ, तो फिजिकली बिल्डिंग भी वैसे ही है, बेच भी नहीं रहे। तो कुछ ऐसा हुआ नहीं है कि हम इस 1 लाख से बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ने को इनकम मान लें, क्योंकि कोई बिजनेस ने कुछ किया ही ऐसे नहीं कि इनकम बन जाए, तो इनकम नहीं है ये, लाइबिलिटी। अच्छा, बात ही क्यों हो रही है? मैं ये इनकम वाली बात ही क्यों कर रहा था कि क्रेडिट क्या करना है। तो इनकम बनानी होती तो जरूर हम कोई इनकम ग्रुप का अकाउंट क्रेडिट कर देते। इनकम क्यों नहीं है? क्योंकि अगर बेच देते तो प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल होता, बेचा ही नहीं है इसको, इनकम अभी नहीं कह सकते। अच्छा, बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई तो पैसे किसी और को देने, तो क्या हमारी लायबिलिटी बढ़ गई? तो लायबिलिटी भी नहीं क्रेडिट करना। बड़े बूढ़ों का एक कॉन्सेप्ट था, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, ये भी पढ़ा हुआ है? प्रूडेंस कॉन्सेप्ट भी पढ़ा हुआ है? ये कहां पढ़ा हुआ है यार? बीडी बैलेंस निकालना आता नहीं है, प्रूडेंस भी पढ़ा हुआ है आपने, और रिटेन अर्निंग भी पढ़ी हुई है।
क्या होता है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट? एक्सपेंस को पहले ही रिकॉर्ड कर देगा? नहीं नहीं, ऐसी भी नहीं है बात। नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। एसेट्स को औकात से बढ़ा चढ़ा के नहीं बताना और लायबिलिटीज को छुपा छुपा के नहीं रखना। और इसका दूसरा एस्पेक्ट यह है कि इनकम्स को बिला वजह नहीं इनकम बना देना और एक्सपेंसेस को छुपा के नहीं रखना। ये नहीं है कि एक्सपेंस को पहले बना देना, नहीं, ऐसा नहीं है। एसेट्स को बढ़ा चढ़ा के नहीं बताना, औकात पे ही रखना है एसेट्स को, ओवरस्टेट नहीं करना। और इनकम को फौरन नहीं मान लेना, पहले कंफर्म हो लेने देना है। और अगर लग रहा है पैसे डूब गए हैं तो लॉस मान लेना है। तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट समझदारी का कॉन्सेप्ट, प्रूडेंट समझदार। इस समझदारी को ना एक स्टूडेंट की मिसाल से समझाता हूं कि पेपर दिया और पेपर हो गया बहुत अच्छा, तो मशहूर कर देना चाहिए कि पास। समझदारी क्या है? रिजल्ट तक का वेट करना चाहिए। और अगर पेपर बुरा हो गया तो समझदारी क्या है? हाँ जी, अभी से मशहूर कर देना चाहिए कि बेशक ऑफिशियली नहीं रिजल्ट आया लेकिन अभी से मशहूर कर देना चाहिए। तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट भी कुछ ऐसा ही है कि अगर कोई इनकम हुई नजर आ रही है तो जब तक वो रियलाइज ना हो जाए तब तक उसको इनकम ना बताएं। और अगर पैसा डूबता नजर आ रहा है तो बस समझें गया पैसा। तो अभी इस वक्त बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ी है, हमें खुशी हुई है, इस खुशी को अभी इनकम नहीं कह सकते क्योंकि बेची ही नहीं बिल्डिंग। तो इसको ना इनकम क्रेडिट करने की बजाय, अच्छा बिल्डिंग की वर्थ बढ़ गई तो फायदा ओनर्स का या लायबिलिटीज का? ओनर का। तो हम इक्विटी को बढ़ा लेंगे और इक्विटी ग्रुप का एक अकाउंट रीवैल्यूएशन सरप्लस इस्तेमाल होगा इसके लिए। नहीं, कैपिटल नहीं कह सकते, इक्विटी ग्रुप का एक अकाउंट, कैपिटल नहीं है। तो रीवैल्यूएशन सरप्लस हो रहा है, क्रेडिट, इक्विटी बढ़ रही है इसलिए। तो रीवैल्यूएशन के टाइम पे दो एंट्रीज होंगी, एक एक्यूमुलेटेड को एलिमिनेट करना और एक एसेट को रीवैल्यू करना। हो गया एसेट रीवैल्यू। अब आगे एसेट रीवैल्यू भी हो गया और 400 भी हो गया। हुए 400, 402। अच्छा 200 कर लेगा फखर, और अब्दुल्ला शफीक का 125 डाल लें, 100। रीवैल्यूएशन। अब आगे, अब जब 2018 गुजरेगा तो 31 दिसंबर 18 डेप्रिसिएशन चार्ज होगी तो अब फिर से वही 80,000 होने लग जाएगी। नहीं, अब एसेट की वैल्यू बदल गई है। एसेट हो गया है 9 लाख का, और उस 9 लाख के पास अब कितनी जिंदगी रह गई है? 2 साल गुजर गए, 12 में से 2 गुजर गए तो 10 रह गए, 90,000। अगली रिवैल्यूएशन कब हो रही है? 31 दिसंबर। हाँ, तो बस इसी दिन अब कर लेते हैं रिवैल्यूएशन। और रिवैल्यूएशन करेंगे तो पहला काम एक्यूमुलेटेड को कर देंगे एलिमिनेट, एक्यूमुलेटेड डेप्शन डेबिट, बिल्डिंग क्रेडिट। एक्यूमुलेटेड में अब कितना आ रहा है? क्योंकि इससे पहले वाला तो खत्म कर दिया था, इससे पहले खत्म हो गया था, अभी आया ही बस सिर्फ इतना था, तो यही है और यही डेबिट होके एलिमिनेट हो जाएगा। इस एंट्री के बाद एक्यूमुलेटेड डेप्शन में कितना बैलेंस आ गया? 0। बिल्डिंग में कितना आ गया? 810। क्योंकि बिल्डिंग को इस एंट्री के बाद 9 लाख पे ले गए थे और अब ये 90 से क्रेडिट हुआ है, तो 810। अब बिल्डिंग को रीवैल्यू करके 810 से कहां पहुंचाना है? 630। तो बिल्डिंग को गिराना है और बिल्डिंग हो जाएगी क्रेडिट। मैंने 2 लाइनें छोड़ी हैं डेबिट के लिए। बिल्डिंग हो जाएगी क्रेडिट 180। ये 180 दोबारा सुन लें। जब बिल्डिंग को रीवैल्यू किया था लास्ट टाइम तो 900,000 बिल्डिंग के अकाउंट में आ गया था। इस एंट्री में क्रेडिट करने के बाद 810 रह गया था और अब उसको रीवैल्यू करके 810 से 630 तक पहुंचाना है, तो 180 से कम करना है ना, तो बिल्डिंग क्रेडिट हो गई 180 है। क्या 810 कैसे आया? पहले 960 से बिल्डिंग डेबिट थी, 160 से क्रेडिट कर दी, बिल्डिंग में रह गया 8, डेबिट कर दी 9, क्रेडिट कर दी 90, तो 810 रह गया। अब उसको 810 से 630 तक गिराना है, तो 180 से और क्रेडिट। वैल्यू बिल्डिंग की हो गई अब डाउन। पहले वैल्यू बढ़ी थी तो हमें खुशी हुई थी, इस खुशी को इनकम बनाया था, इक्विटी ग्रुप का एक सरप्लस नामी अकाउंट बनाया था। अब वैल्यू डाउन हो रही है तो वो जो खुशी थी, पहले खुशी थी, अब ये गम बन गया। लेकिन ना ये एकदम से होंठ ऐसे से ऐसे नहीं हो जाएंगे, ये फिर ऐसे होंगे। तो जो खुशी थी, गम बनने से पहले क्या होगा?
खुशी खत्म होगी। तो उस खुशी को खत्म करने के लिए हम रीवैल्यूएशन सरप्लस कर देंगे डेबिट। कितने से डेबिट करेंगे? क्योंकि जितनी खुशी है उसी को खत्म करेंगे। तो वो 1 लाख थी तो ये 1 लाख से डेबिट। लेकिन वैल्यू और कम हो गई है। अब वैल्यू इतनी गिर गई है कि अब हमें मजीद 80,000 का नुकसान नजर आ रहा है। तो पहले खुशी को इनकम नहीं माना था, लेकिन अब इस गम को एक्सपेंस मान लेंगे। तो रीवैल्यूएशन लॉस नामी एक अकाउंट बना लेंगे। लेकिन रीवैल्यूएशन लॉस के वर्ड से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप P&L जरूर लिखें। जब किसी एंट्री में किसी नाम को एक्सपेंस इनकम बताना होता है ना, तो रीवैल्यूएशन लॉस का वर्ड ना भी आप लिखते, P&L भी काफी था। लिख दें रीवैल्यूएशन लॉस, लेकिन P&L जरूर। कितना? 80,000। तो जब वैल्यू अपवर्ड हुई थी, खुशी थी, इस खुशी को इनकम नहीं माना था, इक्विटी ग्रुप का एक अकाउंट क्रेडिट किया था। अब जब वैल्यू डाउन होगी तो पहले वो खुशी कम होगी, कम होते होते खत्म हो जाएगी, फिर गम की तरफ बात जाएगी, और वो जो गम होगा वो एक्सपेंस होगा। दिसंबर 18 से आगे 2019 गुजरेगा और 31 दिसंबर 19 डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। अब डेप्शन हो जाएगी चेंज। अब कितने साल रह गए हैं? अच्छा, जो रिमेनिंग ईयर्स होते हैं ना, वो होते हैं जिन पे डेप्शन अभी चार्ज नहीं हुई। गुजरे हुए साल का मतलब है जो डेप्शन चार्ज हो गई है। 1 2 3 डेप्शन चार्ज हो गई हैं, तो 12 में से रह गए 9, और अब 630 है जिसके पास 9 साल की जिंदगी बची है, 70,000। फिर उसके बाद रीवैल्यूएशन कब हो रही है? 1 जनवरी 21। तो फिर 1 साल 20 का भी और गुजर जाएगा। जनवरी 21 2021 की भी डेप्शन चार्ज करें पहले? नहीं, अब 21 के स्टार्ट पे ही है, तो बस वही जो पिछली शाम डेप्शन चार्ज हुई थी काफी है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हो जाएगी एलिमिनेट 140। और अब इस एंट्री के बाद बिल्डिंग अकाउंट में क्या बैलेंस आ गया? कैसे? 630 तक पहुंचा दिया था, उसके बाद 140 क्रेडिट कर दिया, तो 490 कहां तक पहुंचाना है? यानी और गिराना है, तो मजीद गम हो जाएगा, और अब वो गम मजीद एक्सपेंस बन जाएगा। तो रीवैल्यूएशन लॉस P&L जरूर लिखना, डेबिट और बिल्डिंग क्रेडिट कितनी? 35। इकतीस दिसंबर 21 डेप्रिसिएशन चार्ज होगी, डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। अब बिल्डिंग की 455 के पास जिंदगी बची है,
1 2 3 4 5 5 डेप्रिसिएशन गुजर गई थी, 7 रह गई थी। 65,000। अगली रिवैल्यूएशन तो 1 जनवरी 22 एक हो जाएगी फिर से एक्यूमुलेटेड एलिमिनेट, जो बस यही थी। $65। बिल्डिंग रीवैल्यू करके पहले कहां तक पहुंचाई थी? 455। इस एंट्री के बाद यानी 65 और क्रेडिट होने के बाद 3। अब 390 से कहां तक पहुंचाना है? अब ये इतनी लंबी छलांग लगानी है कितनी? तो बिल्डिंग को बढ़ाना है, बिल्डिंग हो जाएगी डेबिट 222। इस एंट्री के बाद बिल्डिंग अकाउंट में बैलेंस आ गया हुआ था 390, रीवैल्यू करके 612 तक पहुंचाना है, तो इतने से बढ़ाना है। ये यहां से फिर यहां तक जाना है। तो जो हालात खराब होने पे लॉस बना लिया था, अच्छा इंट्रो में जहां इतना कुछ पढ़ा है तो बैड डेट और बैड डेट रिकवर्ड भी पढ़ा होगा। बैड डेट एक्सपेंस बन जाता है जब कस्टमर पैसे देने से इनकार करते हैं। बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, डेटर क्रेडिट। और कल को अगर उसको शर्म आ जाए और पैसे देने आ जाए तो हम कहेंगे अब रहने दो, तो हमने राइट ऑफ कर दिया, लेंगे पैसे। और कैश डेबिट। तो जब हालात खराब थे तब एक्सपेंस बना लिया था, अब हालात अच्छे हो गए तो अब हम इनकम बना लेते हैं। तो जब हालात खराब थे, हालात से डर रहे थे, तो एक्सपेंस बना लिया था। अब जब वैल्यू वापस दोबारा बढ़ गई है तो हालात अच्छे हो गए, तो पहले हमने सरप्लस क्यों बनाया था? क्योंकि तब हम हालात की खराबी से अच्छाई की तरफ नहीं गए थे, सीधे ही हालात अच्छे हुए थे, तो ये सरप्लस था। लेकिन उसके बाद खुशी खत्म होकर पहले गम बना, और अब जब गम से सीधा खुशी की तरफ जाना है तो पहले गम खत्म होना है, फिर सरप्लस वाली कहानी शुरू होनी है। तो कितना गम बनाया हुआ है पहले? 80 और 35, 115। ये फिगर अभी लिखना नहीं, गम खत्म होगा तो रिवैल्यूएशन लॉस पहले हम एक्सपेंस बना रहे थे, अब उसको रिवर्स कर देंगे। P&L जरूर लिखना, 115, ये 115 नहीं लिखना अभी, लेकिन वैल्यू तो बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो अब वो फिर खुशी की तरफ चली गई बात, तो रिवैल्यूएशन 107,000। हाँ, यहां तक बात आई समझ? नहीं समझ? जब हालात खराब थे तो एक्सपेंस बना लिया था, अब जब हालात खराब से अच्छे हो गए तो जिसको एक्सपेंस बनाया था फिर उसको रिवर्स भी तो करना है ना। नहीं, बात सिर्फ प्रूडेंस की नहीं है। बैड डेट एक्सपेंस बनाया था, अब जब वो नहीं रहा तो उसको इनकम ही बनाएंगे ना। एक्सपेंस कहा था, एक्सपेंस बुरे हालात में था, अब जब हालात अच्छे हो गए तो एक्सपेंस रिवर्स, तो एक्सपेंस रिवर्स कर दिया। नहीं, एक्सपेंस कम हो रहा है क्योंकि जिस साल में हालात खराब हुए थे उस साल में हमने एक्सपेंस शो किया, और जब हालात अच्छे हो रहे हैं तो फिर हमें उसको रिवर्सल भी शो करना है। तो ये इनकम कह लें या एक्सपेंस का रिवर्सल कह लें। इसके अलावा जो मजीद हुआ है वो सरप्लस में जाएगा जी। अच्छा, अगर ये ऐसे नहीं हो पा रहा, थोड़ा सा गम कम हुआ है तो गम ही और कम हो जाए। यानी अगर सरप्लस तक नहीं बारी आ रही, ये सिर्फ 20,000 अपवर्ड हुआ होता, सिर्फ 20,000 अपवर्ड हुआ होता, तो बस ये P&L ही क्रेडिट होता, बाकी गम उसका अगली दफा देख लेते। सरप्लस की बात तब आएगी जब सारा का सारा गम खत्म होगा, फिर दोबारा सरप्लस की तरफ जाएगी बात। ये क्रेडिट करके सरप्लस क्रेडिट करना ओके। अच्छा, अब जो बात बताने लगा हूं ना, उससे आपके दिल में मजीद सवाल जरूर आएंगे, लेकिन उन सवालों का जवाब मंडे को है, इसलिए अभी जज्बात पे कंट्रोल करके जितना बताऊं उतना हजम करिएगा। कितना लॉस रिवैल्यूएशन का पिछले ईयर्स में चार्ज कर लिया था जी? 80 एक था, 35 एक था, 115 हमने लॉस चार्ज किया हुआ था। तो अब जब हालात अच्छे हैं तो इसको इनकम बनाना चाहिए, है जी? ग्रुप इनकम होता है ना, ग्रुप इनकम है। तो जब हालात खराब थे तो इसको एक्सपेंस बनाया था। एक्सपेंस या लॉस? ग्रुप तो एक्सपेंस होता है ना, नाम उसका रिवैल्यूएशन लॉस रखा था, ग्रुप एक्सपेंस है। तो इसी तरह जब हम इसको रिवर्स करेंगे तो लॉस रिवर्स कर रहे होंगे, लेकिन एक्चुअली हम ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं तो एक इनकम बना रहे हैं। अगर कोई लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया, शोर मच गया, लड़ाई हो गई, छापा पड़ गया, लोग मारने आ गए, तो यहां बैठे हुए लोग कुछ छुप के वहां छुप जाएगा, कुछ इधर छुप जाएगा, और इस हवड़ दबड़ के अंदर कुछ चीजें भी गिर जाएंगी।
फिर पता चला कि किसी ने प्रैंक किया था, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो अब वो जो नीचे बैठ के छुप गए थे, अब वो वापस जाएंगे, वापस खड़े होंगे, और हबर दबर से जो चीजें गिर गई थी वो उठा के रखेंगे ना वापस पुरानी जगह। तो जब हालात खराब हो गए थे, हालात खराब होने से ये हमने एक्सपेंस बना लिया था। अब जब हालात वापस अच्छे हो गए, नहीं सब सही है, अभी मार्केट बिल्कुल ठीक है, हालात वापस अच्छे हो गए, तो उस एक्सपेंस को रिवर्स किया, और इसकी वजह से जो चीजें गिर गई थी उनको भी उठा के वापस रखेंगे। क्या गिर गया था इनकी वजह से? डेप्रीसिएशन गिर गई थी, डेप्रीसिएशन गिर गई थी। इस लॉस के बाद डेप्रीसिएशन थोड़ी हो गई थी। क्यों थोड़ी हो गई थी? क्योंकि एसेट की वैल्यू डाउन कर ली थी। अच्छा, थोड़ी किससे कंपेयर करके? पिछले साल से नहीं, नहीं अगले साल से भी नहीं कॉस्ट मॉडल से कंपेयर करके। अगर कॉस्ट मॉडल रहता, ना होता रिवैल्यूएशन मॉडल, तो क्या डेप्रिसिएशन हुआ करती? 80,000 कॉस्ट मॉडल, 960 कॉस्ट, 12 साल लाइफ, 80, तो 80 से भी कम हो गई थी। अच्छा, जब 80 से ज्यादा हुई थी, ये इसका जवाब मंडे को है। अभी सिर्फ बात कर रहा हूं लॉस के बाद जो डेप्रिसिएशन कम हो गई थी, इस लॉस की वजह से जब सब छुप गए तो वो भी गिर गई, और अब जब सब हालात अच्छे हैं तो उसको भी उठा के ऊपर रखेंगे। तो जितनी डेप्रिसिएशन गिर गई थी किससे कंपेयर करके? कॉस्ट मॉडल से। तो उसको भी अब हमें पूरा करना पड़ेगा। कितनी कम हुई थी? 10, 10, 15। जो अंडर चार्ज्ड डेप्रिसिएशन थी 10, 10 और 15, कितनी? जो लॉस हुआ था वो रिवर्स करना है, इनकम बनानी है, लेकिन इसके बाद डेप्रिसिएशन गिर गई थी। फिर अब जब हालात अच्छे हैं तो उसको भी पूरा करेंगे, पूरा करेंगे यानी और एक्सपेंस बनाएंगे। तो जब ये दोनों काम करने ही लगे, क्या दोनों काम? इसको इनकम बनाने लगे और जितनी डेप्रिसिएशन कम चार्ज हुई थी उसको एक्सपेंस बनाने लगे हैं, तो नेट 80,000 को इनकम बना लेते हैं। तो ये जो रिवैल्यूएशन लॉस क्रेडिट हो रहा है ये 15 की बजाय 80 से होगा। और अब जो मजीद खुशी है, 1 ये सरप्लस में जाएगी। तो जब रिवैल्यूएशन डाउन के बाद अपवर्ड होगी तो पिछला लॉस रिवर्स होगा, लेकिन उसमें से नेट करेंगे क्या? जो उस लॉस के बाद डेप्रिसिएशन अंडर चार्ज होने लग गई थी, किससे कंपेयर करके अंडर चार्ज? कॉस्ट मॉडल वाले से। तो ये अब कंप्लीट करने के मैंने जो पेज छोड़ा था वो कल भर देता हूं और इसको और आगे रिवैल्यूएशन की वैरायटी कराता हूं। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़।